Hello students. Okay, 2 weeks are over. Yesterday was our, if I am not wrong, 14th lecture, and today is our 15th lecture. We have finished all the portions except exercise 3.4 of matrices. और उसमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ मैट्रिक्स आता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस या एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, और उसका यूज करके हमको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। ये थोड़ा अजीब टॉपिक है, बहुत इजी है, बट लेट मी फिनिश इट ऑफ, और थोड़ा स्लोली जाके मैं खत्म करूंगा, ठीक है। और आपको पिछली एक्सरसाइजेस 3.1, 3.2, 3. और थर्ड एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 और थर्ड एक्सरसाइज, उसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे मैसेज करिए। और अब मैं थोड़ा फ्री रहूंगा क्योंकि आई वाज बिजी ड्यू टू सम हॉस्पिटल स्टफ जो मैंने आपको बताया था, तो थोड़ा उसमें रिलैक्सेशन है, थोड़ा कम आई विल बी फ्री, तो आई विल बी नाउ गेटिंग इन कांटेक्ट विद मेजॉरिटी ऑफ यू विद इन 3 to 5 days. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट एंड लेट मी गिव यू द टॉपिक फॉर एक्सरसाइज 3.4. उसको बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस. एलिमेंट्री ऑपरेशंस, और एलिमेंट्री ऑपरेशंस को ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं. ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज का. मैं बहुत इजी, अगर आप ध्यान नोटेशंस नहीं समझोगे तो मजा नहीं आएगा. एक्चुअली देयर आर 6 ऑपरेशंस. देयर आर 6 ऑपरेशंस. ऑपरेशंस मतलब ट्रांसफॉर्मेशंस, 3 of which are due to rows, 3 of which are due to rows, and 3 of which are due to columns. मतलब 3 due to columns. और इन ऑपरेशंस को, these operations are known as elementary. These operations are known as elementary operations or transformations. ठीक है, operations और transformations. तो पहले वो सीखते हैं. मतलब अगर सोचो कि 3 ही हैं, मतलब जो रो में करेंगे वही कॉलम में होंगे, तो 3 और 3 ऐसे 6, और ये 6 ऑपरेशंस हम मैट्रिक्स पे लगाएंगे, तो उसको बोलते हैं ऑपरेशंस को एलिमेंट्री ऑपरेशंस या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, ओके. नाउ सो नाउ ये हमने बता दिया एलिमेंट्री ऑपरेशंस या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ मैट्रिक्स. तो वो 6 ऑपरेशंस हैं, और वो 6 ऑपरेशंस में 3 बिकॉज ऑफ रोज है और 3 बिकॉज ऑफ कॉलम्स हैं. तो 3 ऑपरेशन बिकॉज ऑफ रोज और 3 ऑपरेशन बिकॉज ऑफ कॉलम्स, तो उनको बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, ओके, या एलिमेंट्री ऑपरेशंस. ओके, नाउ अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. पहला मैं क्या करूंगा, दोनों का मीनिंग दिखा दूंगा और एग्जांपल भी आपको मैं ऐसे समझा दूंगा. सॉरी, फर्स्ट है Ri becomes Ri और Rj. Ri और Rj, इसका मतलब क्या होता है? इंटरचेंज ऑफ, इसका मतलब होता है इंटरचेंज ऑफ ith and jth row corresponding elements. रोज, ओके, रो, बस इतना ही इजी रहेगा. Ri to Rj, इसका मतलब इंटरचेंज ऑफ ith and jth रोज. मैं एक एग्जांपल देता हूं. सपोज लेट a इज इक्वल टू है हमारे पास 1 2 3 4. फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, ओके, फर्स्ट रो, सॉरी 1 रो, सेकंड रो, 2 रोज है. तो applying R1 to R2 we get, क्या होगा? मैंने क्या बोला? इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth रो. उसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट रो और सेकंड रो इंटरचेंज हो जाएंगे,
मतलब फर्स्ट रो सेकंड रो बन जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट रो बन जाएगा, मतलब ये 3 4 इधर हो जाएगा और ये 1 2 हो जाएगा। ओवर क्लियर? ये मैंने एग्जांपल दिया 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, हमारे सिलेबस में ये जो भी हम लगाएंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही लगाएंगे। तो अब मैं दूसरा एक एग्जांपल देता हूं कॉलम में। ठीक है, तो करेक्ट लेट पहला एग्जांपल था, मैं सेकंड एग्जांपल देता हूं लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इस पे अगर मैं लगाता हूं, अभी इसमें R1 R2 नहीं करते, इसमें सेकंड रो और थर्ड रो है, फर्स्ट और थर्ड, तो इसमें मैं क्या लिखता हूं अप्लाई R3 R2। उसका मतलब क्या, रो थर्ड और रो 2 इंटरचेंज होगी, मतलब सेकंड रो थर्ड रो बन जाएगा, थर्ड रो सेकंड रो बन जाएगा, फर्स्ट रो चेंज नहीं होगा, वी गेट। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले दो रो इंटरचेंज नहीं होता हूं, मैं लिख देता हूं, तो फर्स्ट रो में चेंज नहीं 1 2 3। अब सेकंड रो थर्ड होगा, थर्ड सेकंड होगा, इसमें ऐसे लिखता हूं 7 8 9 और 4 5 6। ठीक है, ये हो गया हमारा अप्लाइंग R3 ऐसा होगा। ये 3 क्रॉस 3 का मैंने एग्जांपल। ठीक है, कोई मेरे ख्याल से इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़िए। तो ये जो हमने किए रो वाइज, आई थिंक इनफ है, इसमें अब ज्यादा कुछ तरह करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया पहला Ri2 और Rj। अब सेकेंड ऑपरेशन जो कॉलम वाइज था वो था Ci और Cj कॉलम इंटरचेंज होगा। इसका मतलब क्या, इट मींस interchange of ith and jth columns। मतलब Ri to Rj में जो रो वाइज किया, तो Ci to Cj में क्या करेंगे, कॉलम वाइज करेंगे। Ri to Rj में रो वाइज किया, तो Ci to Cj में क्या करेंगे, कॉलम वाइज। मतलब Ci और Cj वो दो करस्पॉन्डिंग कॉलम्स इंटरचेंज, मतलब ऐसे काम करेंगे। रो वाइज काम करना है तो ऐसे आएंगे, अरे सॉरी कॉलम वाइज काम करेंगे तो ऐसे आएंगे, रो वाइज वी गो लाइक दिस। ओके, लेट मी गिव एन एग्जांपल Ci to Cj का, तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा। Ci to Cj का मैं एग्जांपल देता हूं। लेट a is equal to suppose say like A B C D E F। okay, A B C okay, A B C D है, A B C D है, तो ये कितना रहा 2 क्रॉस 2। अगर मैं इस पे अप्लाई करता हूं, अप्लाई C2 C1 वी गेट, नीचे लिखना बेटर रहेगा। हाँ, ये गिवन मैट्रिक्स है, तो अप्लाई इसमें कितने कॉलम्स हैं, एक दो कॉलम्स हैं। अप्लाई C2 C1, इसका मतलब क्या, कॉलम 2 और कॉलम 1 इंटरचेंज होगा, वी गेट वो दो इंटरचेंज हो जाएंगे। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज करो, इधर B D लिख दो फर्स्ट कॉलम में और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में लिख दो AC। पहला एग्जांपल इजी। अब एक 3 क्रॉस 3 का एग्जांपल देता हूं, कॉलम वाइज। ठीक है, एक कॉलम वाइज देता हूं मैं तुमको एग्जांपल। लेट A is equal to 1 2 3, कॉलम वाइज लिख रहा हूं 1 2 3, 2 - 1 4, 2 - 1 4, 5 3 - 1 5 3 - 1। तो इसमें क्या करते हैं, अप्लाइंग C3 C1 वी गेट, क्या होगा जरा सोचो। C3 और C1 मतलब कौन से दो कॉलम इंटरचेंज होंगे, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है। तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम इंटरचेंज होंगे, सेकंड कॉलम ऐसा ही रहेगा, वी गेट। मैं यहां पे लिखूंगा, मतलब सेकंड कॉलम का यूजिंग इस नोटेशन में C3 और C1 इंटरचेंज हो रहा है, तो सेकंड कॉलम का वैसे ही रहेगा 2 - 1 4। और कौन से दो इंटरचेंज होंगे,
थर्ड कॉलम फर्स्ट में लिखने का, फर्स्ट कॉलम थर्ड में लिखने का, 5 3 -1 और 1 2 3 1 2 3। आई होप हम क्लियर। दो एग्जांपल हमने कर दिए किसके, Ri to Rj, Ci to Cj। आई होप ये पहले दो ऑपरेशंस क्लियर हो गए, Ri to Rj और Ci to Cj। Ri to Rj में क्या होगा, Ri और ith रो और jth रो इंटरचेंज होंगे, और Ci to Cj में क्या होगा, ith कॉलम और jth कॉलम इंटरचेंज होंगे। तो आई थिंक क्लियर हो गया, टफ नहीं ऐसा है। तो एक खास डिवीजन टाइप ले लेते हैं। लेट A इज इक्वल टू A B C D E F 1 2, ये 2 क्रॉस 3 है, 1 2 2 क्रॉस 3 है। इस पे अगर मुझे applying C2 C3 on A, we get क्या हो जाएगा, कॉलम दो इंटरचेंज होंगे, सेकंड और थर्ड कॉलम इंटरचेंज होंगे। उसका मतलब क्या, फर्स्ट कॉलम ऐसा ही रहेगा तो फर्स्ट कॉलम ऐसा ही रखो A B, और थर्ड कॉलम को सेकंड में लिखो, सेकंड को थर्ड में लिखो, तो C F और इधर हो जाएगा B E, ये हो गया। और ये 3 क्रॉस 2 आएगा, तो 2 क्रॉस 3 है, 1 2 1 2। ठीक है, ये एक CID का एग्जांपल और एक Ri to Rj का एग्जांपल दे देता हूं। ओके, लेट A is equal to 1 2 3 sorry 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 3 क्रॉस 2 है, तो अप्लाइंग R1 R3, क्या उल्टा लिखते हैं, R3 R1 on A, we get क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, R3 और R1 इंटरचेंज होंगे, R3 और R1 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड रो इंटरचेंज होंगे, मतलब सेकंड रो वैसे ही रहेगा, मतलब सेकंड रो को वैसे ही लिख देने का, सेकंड रो तो 3 4 ही रहेगा। अब कौन इंटरचेंज हो रहा है, फर्स्ट और थर्ड, तो थर्ड रो फर्स्ट में लिखो, थर्ड रो फर्स्ट में लिखो 5 6 और फर्स्ट रो थर्ड में लिखो 1, जो हो गया हमारा नया 3 क्रॉस ये मिलेगा। तो ये आई थिंक इनफ है, आपको समझ में आ गया Ri to Rj और Ci to Cj, ये पहला हो गया। अब दूसरा, मतलब दो ऑपरेशंस हो गए, मुझे नहीं लगता टफ है, ठीक है, इजी। अब थोड़ा थर्ड ऑपरेशन में जाते हैं। फिफ्थ और सिक्स्थ ऑपरेशन थोड़ा अजीब है, उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इजी है ये भी। थर्ड हम लिखते हैं Ri becomes K Ri becomes K Ri। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है multiplication of, this means multiplication of each element, multiplication of each element of ith row by k, जहाँ पे k is non-zero, by non-zero real number k, by non-zero real number k, मतलब k is not equal to zero, रियल नंबर है not equal to zero। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी रो के Ri becomes k times Ri का मतलब क्या कि Ri रो के हर एक एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करने का, और हाँ k को नॉन जीरो लेने का। क्यों k को नॉन जीरो लेने का, क्योंकि अगर if I take q 0 तो भी सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, दैट्स व्हाई। पर सर ये स्टैंड कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पर 99.99% हम k को क्या रखेंगे, नॉन जीरो लेंगे। ओके, मैं एक एग्जांपल देता हूं तो थोड़ा समझ में आएगा। दिस मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ith रो बाय नॉन जीरो रियल नंबर k। मैं एग्जांपल देता हूं,
let A is equal to 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 1 2 3 4. ठीक है, तो अप्लाइंग फर्स्ट और सेकंड रो, तो सेकंड रो को मैं अप्लाई करता हूं 3R2 का मतलब क्या? 3R2 का मतलब क्या? R2 मतलब सेकंड रो, R2 becomes 3R2, उसका मतलब क्या? सेकंड रो के हर एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करने का। अप्लाइंग R2 becomes 3R2 मतलब क्या? we get, मतलब चेंज R2 में दिखेगा, R1 में नहीं, इससे पहले R1 में देते हैं 1 2। अब क्या ऑपरेशन है? R2 becomes 3R2. What is the meaning of 3R2? मतलब सेकंड रो के मेंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई करने का, हर एक नंबर को 3 3 जा 9 और 4 3 4 जा 12। सिंपल, ध्यान से करोगे तो इजी हो जाएगा, ध्यान से नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो Ri to KRi becomes KRi, Ri becomes KRi का मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ith रो बाय नॉन जीरो रियल नंबर k इज नॉन जीरो। और ये मैंने एग्जांपल दिया, R2 becomes 3R2, we get 1 2, फर्स्ट रो में चेंज है, R2 है 3 4, तो 3 4 को हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, अब एक बड़ा सा एग्जांपल एक ले लेते हैं। ठीक है, व्हाट आई विल डू इज दैट, मैं दो एग्जांपल दूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएंगे। लेट A is equal to कॉलम वाइज में लिख रहा है, मैं लिख रहा हूं 1 2 3 minus 1 और 4 root 2। ओके, ये दिया हुआ है। अब इस पे हम अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग R3 becomes -2 R3, we get, जरा देखो क्या होगा, इसका मतलब क्या? R3 becomes -2 R3, उसका मतलब चेंज किस में दिखने वाला है? R3 में चेंज हो रहा है। कौन से दो रोज का यूज नहीं हो रहा है इस इक्वेशन में? फर्स्ट रो सेकंड रो, तो फर्स्ट रो और सेकंड रो में कोई चेंज नहीं है, तो क्या करेंगे? फर्स्ट रो और सेकंड रो में कोई चेंज नहीं है, इसलिए we get, सीधा मैं इधर लिख रहा हूं, we get, इधर आ जाएगा, we get फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, 1 2, सेकंड रो में भी कोई चेंज नहीं, 3 -1, थर्ड रो के हर एक नंबर को -2 से मल्टीप्लाई किया, 4 * -2 कितना होता है? -8, और √2 को -2 से करो तो -2 हो गया। लो, ये हो गया इसका मतलब। ठीक है, कोई डाउट नहीं? ये हो गया हमारा Ri becomes KRi। तो उस लॉजिक से अब Ci becomes KCi और K is not equal to 0। इसका मतलब क्या? This means multiplication of, ये जो रो वाइज था वही कॉलम वाइज होगा। This means multiplication of each element of ith column by K, and K is non-zero। Okay, लिख देता हूं by non-zero real number K, by non-zero real number K, obviously K is not equal to 0। ठीक है ना? इजी, टफ नहीं? ये मैंने लिखा, मतलब इसका Ci to KCi, इसका मतलब है Ci to KCi का मतलब क्या? Ci कॉलम के हर एक एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई करने का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ith कॉलम बाय नॉन-जीरो रियल नंबर K इज नॉट इक्वल टू 0। देखो, अब इसके दो एग्जांपल देता हूं तो क्या तुमको थोड़ा कनेक्शन हो पाएगा। लेट A is equal to क्रॉस टू लेना है 1 2 3 4, ऐसे रखते हैं। पहले सी आई विल यूज पहले 2 क्रॉस 2 और फिर विल बी द कॉलम वाइज आई विल यूज एन एग्जांपल। ठीक है ना? और फिर एक ब्लॉक कर दूंगा दोनों नोटेशन, तो आपको थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। सो अप्लाइंग C1 becomes
इस बार हाफ करते हैं, हाफ C1 वी गेट। हाँ क्या होगा, इसका मतलब क्या, C1 बिकम्स हाफ C1। इसमें दो कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम में तो कोई चेंज नहीं है, C1 कॉलम में चेंज आएगा। C1 कॉलम में क्या आएगा, चेंज, हर एक एलिमेंट को हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसमें चेंज नहीं आ रहा है, सेकंड कॉलम में, तो सेकंड कॉलम ऐसे लिख दो 2 4। और अब क्या करो, ये जो फर्स्ट कॉलम है उसके हर एक एलिमेंट को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। 1 into हाफ कितना होगा, हाफ, और 3 into हाफ कितना होगा, 3/2। सिंपल। जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए, या कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे पॉजिटिव ही रखेंगे एग्जाम्पल के लिए, कुछ स्टूडेंट्स माइनस करेंगे तो तकलीफ होगी। इसलिए सी व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्लास में भी एग्जांपल दिया, फ्रैक्शन भी दे रहा हूं, तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट a is equal to 1 minus 1 1 minus 1 2 root 3 2 root 3 और 1। ओके, अब इस पे मैं अप्लाई करता हूं, अप्लाई क्या नोटेशन देते हैं, अप्लाई। ओके, C3 रखते हैं, C3 becomes 1/7 C3 we get। ओके, we get, थोड़ा सोचो, ये 1 2 2 क्रॉस 3, इसमें 3 कॉलम्स है 1 2 3, और ऑपरेशन है C3 becomes 1/7 C3। उसका मतलब क्या, C3 कॉलम के हर एक एलिमेंट को 1/7 से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट कॉलम में चेंज नहीं, सेकंड कॉलम में चेंज। तो पहले मैं क्या करता हूं, जिसमें चेंज नहीं है वो लिख देता हूं 1 minus 1 2 root 3 1 minus 1 और 2 root 3 लिख दिया। अब चेंज किसमें है, थर्ड कॉलम में, और हर एक एलिमेंट को 1/7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 into 1/7 is 1/7, और 1 into 1/7 is 1/7। ठीक है, सो दो मैंने फ्रैक्शंस लिए, कॉलम वाइज दो एग्जांपल दे दिए। आई होप आई एम क्लियर, कोई ऐसा टेंशन की बात नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूं, दो एग्जांपल देता हूं जिसमें एक Ri becomes Kri और Ci becomes Kci, दोनों साथ में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो एक एग्जांपल दे देते हैं, तो क्या आपको थोड़ा एक रिवीजन हो जाएगा। सी ये सब टेक्स्ट बुक में भी दिया है, सो यू शुड रिफर द टेक्स्ट बुक। मैंने वो पीडीएफ भेजा था आपको टेक्स्ट बुक का, काफी स्टूडेंट्स के पास टेक्स्ट बुक भी होगा, बट स्टिल ओके। लेट a is equal to 1 3 4, कॉलम में लिख रहा हूं 1 3 4 1 3 4 2 minus 1 ओके। अब इस पे अगर ओके ये है हमारे पास, तो क्या करते हैं, अप्लाई कोई भी नोटेशन दे दो। C2 becomes 3C2 on A we get। ओके, अब ये C2 becomes 3C2, इसका मतलब क्या, कॉलम वाइज ऑपरेशन है, मतलब चेंज किसमें नहीं है, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम में चेंज नहीं है। सॉरी इसमें दो ही कॉलम है, फर्स्ट और सेकंड, वो गलती हो गई। 1 2 3, तो 1 2 3 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, 3 क्रॉस 2 है। तो उस लॉजिक से इसमें 2 कॉलम्स हैं, तो सिंस इसमें 2 कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम में चेंज नहीं आएगा, जो भी चेंज आएगा वो सेकंड कॉलम में आएगा। तो फर्स्ट कॉलम में ऐसे लिखने का 1 3 4, और क्या करने का 3C2 मतलब क्या है, सेकंड कॉलम के हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 into 2 6, 3 into -1 -3, 3 into √2 3√2, ये हो गया, ये हमारा पहला हो गया कॉलम वाइज ऑपरेशन। Ci becomes Kci। ठीक है, अब अगर सपोज मैं वही ये रखता हूं, लेट इज 1 2 3 -1 4 √2 ओके, 3 क्रॉस 2। अब इस पे मैं रो वाइज ऑपरेशन अप्लाई R1 becomes -2 R1 on A we get, क्या चेंज आएगा जरा देखो, ये नोटेशन कैसा है, रो वाइज है।
ये नोटेशन है r1 becomes -2r1, r1 becomes -2r1, r1 becomes -2r1, मतलब रो वाइज कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें सेकंड रो और थर्ड रो में, तो सेकंड रो ऐसे लिख दो 3 -1, थर्ड रो ऐसे लिख दो 4√2। चेंज किसमें आएगा? r1 becomes -2r1, मतलब फर्स्ट रो में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 into -2 -2, 2 into -2 -2, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स पहले इसमें चेंज कर रहे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 into -2 -2, 2 into -2 -4, फिर 3 -1 और 4√2 लिखो तो भी चलता है। मतलब चेंज हो गया बाद में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड्स। फाइनली यहां आंसर आना चाहिए। पहले ये और ये लिखने के बाद ये लिखो या पहले ये लिखो फिर बाद में लिखो, वो कोई फिक्स नहीं है ना, वो तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 नोटेशंस हो गए, 4 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या 4 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हो गए। अब दो जो हैं ऑपरेशन, ये थोड़ा ध्यान से करना है, ये थोड़ा अच्छे तरीके से समझ के करना है, तो उसमें थोड़ा ध्यान देना प्लीज। डोंट टेक दिस नोटेशन एज अ जोक। और ये आपको घर पे ये वीडियो 2-3 बार देखना पड़ेगा और आपको क्या करना पड़ेगा, इसका टेक्स्ट बुक में से भी ऐसे रेफर करके करना पड़ेगा तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज इसकी जब मैं एक्सरसाइज करूंगा, एक्सरसाइज में मेथड एक ही है, मतलब अगर इफ आई डू ओनली 4 क्वेश्चंस इट्स मोर देन इनफ। एक 2x2 और एक 3x3 रो वाइज, और एक 2x2 और एक 3x3 कॉलम वाइज। इधर 4 क्वेश्चंस कर दूं देन आई कैन इजीली फिनिश ऑफ एक्सरसाइज 3.4। और उसमें क्या है, ये नोटेशंस ध्यान से, सो प्लीज पे अटेंशन। ओके, नाउ फिफ्थ नोटेशन, Ri becomes Ri plus K Rj, और उधर K is not equal to 0। ये थोड़ा ध्यान से अजीब है, थोड़ा अजीब है। Ri becomes K plus K Ri, इसका मतलब क्या है? इसको दो तरीके से समझना है, दो तरीके से लिखते हैं। whichever way, this means addition to the elements of ith row, to the elements of ith row, comma the corresponding elements of jth row multiplied by k, again k is a non-zero real number, we'll prefer k to be a non-zero real number, ठीक है। अब अगर सपोज ये थोड़ा किसी को अजीब लग रहा है तो मैं इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, एडिशन, इसका मतलब दिस मीन्स एडिशन ऑफ, उल्टा तरीके से लिखना, मतलब राम किल रावण एक्टिव वॉइस, तो रावण वाज किल्ड बाय राम, वैसे ये वाला टेक्स्ट में से लिख रहा हूं, ये वाले रेफरेंस बुक से लिख रहा हूं। दिस मीन्स एडिशन ऑफ द jth row, दिस मीन्स एडिशन ऑफ jth row multiplied its every element by k is not equal to 0 to the corresponding elements of ith row। ओके, इसको अगर मैं शांति से बोलूं तो ज्यादा टफ नहीं है। अगर ध्यान से देखो, Ri becomes Ri plus K Rj, कहने का मतलब क्या? Rj, इसमें दो रो होंगे, Ri और Rj, Ri और Rj, तो क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली I cannot be equal to J, इसमें अगेन I cannot be equal to J, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, I cannot be equal to J, तो क्या करना पड़ेगा इसमें? I cannot be equal to J में K Rj, मतलब Rj जो रो है
उसको a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो चीज को ri में ऐड करना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग उसका मतलब चेंज किस में दिखेगा, चेंज ith रो में दिखेगा, jth रो में नहीं। और मैं क्या बोलता हूं हियर jth रो इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या है, ri becomes ri plus k rj। उसका मतलब क्या, rj रो जो है jth रो के एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई करके ri रो में ऐड करना है। मैंने क्या बोला, jth रो के एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई करके ri रो में ऐड करना है। उसका मतलब चेंज किस में दिखेगा, चेंज ri रो में दिखेगा। और जो rj रो है, rj jth रो इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, ऐसा मैं बोलता हूं। ठीक है, ओके। सो व्हिच रो इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, jth रो। ओके, और jth रो के हर एक एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई किया और कहां पे ऐड करने का, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ith रो। तो चेंज किस में दिखेगा, ith रो। ये दो चीजें, ये दो जो मैंने लिखा है उसका बहुत सिंपल मतलब है। बेटर क्या होगा, मैं इसके 2-3 एग्जांपल्स दूंगा तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा। मैं इसके 2-3 एग्जांपल्स दूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ओके, मैं इसको ऐसे रखता हूं। फर्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूं, लेट a इज 1 2 3 4। let a is equal to 1 2 3 4। ओके, और ऐसा होगा तो मैं इसके दो एग्जांपल्स भी लेकर देख लूंगा। ओके, क्योंकि अगर आप रो वाइज समझ गए तो आप कॉलम वाइज भी समझ जाओगे। ठीक है ना, सिंपल। ओके, तो अप्लाइंग, ओके, तो 1 2 3 4 अप्लाइंग r1 becomes r1 plus 2r2 या 3r2 on a, we get। इसका मतलब क्या, इसका मतलब मल्टीप्लाई r1 becomes r1 plus 3r2। इसका मतलब क्या, r2 के एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई r2 with 3 and add to r1। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सीधा मैं लिख रहा हूं we get, हमको क्या मिलेगा, वो चीज, दैट इज जो चीज मिलेगी वो मैं इधर लिख रहा हूं। देखो क्या होगा, सेकेंड रो के एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करके r1 में ऐड करना है। मतलब चेंज r1 में दिखेगा, मतलब r1 में चेंज दिखेगा। और r2 इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो उसका मतलब क्या, r2 इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो r2 में चेंज नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने इधर 3 लिख दिया और इधर 4 लिख दिया। अब क्या करना है, r2 के एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करना, सिंपल वर्ड में लिखा, एलिमेंट्स में लिखा। तो r2 के हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 और इसमें ऐड कर रहे हैं फर्स्ट में, मतलब 1 प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 into 3 कितना है, 9। और यहाँ पे मैंने लिखा 2 प्लस ये जो 4 है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 3 जा 12। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हमको मिलेगा। ओके, ऐसा करते हैं, इसको मैं और अच्छे तरीके से 1 प्लस 3 into 3 और यहाँ पे लिखता हूँ 2 प्लस 3 into 4। समझ में आएगा मेरे ख्याल से, बेटर। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 1 प्लस 9 2 प्लस 12 और ये हो जाएगा 3 4 इक्वल टू, फाइनली क्या है 10 3 14 4। सिंपल, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इधर ऐड करना है, 3 3 9 9 plus 1 10 4 3 12 12 plus 2 14। देखो आगे पर ऐसे मैंने बताया। आई होप क्लियर, आई होप आई एम क्लियर। मैं और एक एग्जांपल देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऐसा होगा तो ऐसे रो वाइज आई विल गिव यू 3 to 4 एग्जांपल्स और वैसे ही कॉलम वाइज आई विल गिव यू 3 to 4 एग्जांपल्स, तो फिर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। लेट a is equal to 1 2 1 2 2 minus 1। ठीक है, ये मैंने लिखा है। अब एक रोटेशन है, अप्लाई
अभी रो वाइज ही करना है। सो नोटेशन है अप्लाइंग R2 becomes R2 minus 2R1 we get on A, we get, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इधर माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब क्या है? 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और फिर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। समझ में आया? इसका मतलब क्या? दैट इज दिस मीन्स मल्टीप्लाई ये नोटेशन R2 becomes R2 minus 2R1। उसका मतलब क्या? R1 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करो, R1 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब चेंज किसमें दिखेगा? R2 में। कौन सा रो यूज हो रहा है मल्टीप्लिकेशन के लिए? R1। तो उसका मतलब क्या? दिस मींस मल्टीप्लाई R1 by 2 and subtract from R2। That is, मैं इसको थोड़े स्टेप्स लिख के समझाता हूं तो डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं डायरेक्टली नहीं कर रहा हूं, थोड़ा समझो शांति से, ठीक है? इसका मतलब क्या? R2 में चेंज दिखेगा, सेकेंड रो में चेंज दिखेगा। फर्स्ट रो इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो फर्स्ट रो में चेंज नहीं दिखेगा। तो उसका मतलब देखो, मैं फर्स्ट रो कैसे लिखूं? फर्स्ट रो मैंने ऐसे लिख दिया 1 और हमारा ऑपरेशन है R2 becomes R2 minus 2R1। उसका मतलब क्या? सेकेंड रो के मेंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड रो के मेंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी R2 becomes R2 minus 2R1, very sorry, R2 becomes R2 minus 2R1। उसका मतलब फर्स्ट रो इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्ट करना है R2 में। तो चेंज किसमें दिखेगा? R2 में। तो R1 इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, तो मैं लिख दिया 1 और 2 मैं लिख दिया। अब इसका मतलब क्या? R2 minus 2R1 का मतलब क्या? फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसको फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है R2 में से। मतलब चेंज किसमें दिखेगा? R2। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूं, ये 2 लिखा मैंने, 2 इसको 1 को अगर मैं 2R1 है तो 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 into 1 कितना होता है? 2। सो 1 माइनस, मैं दिखा रहा हूं 2 और 1 किया, फिर मैंने ये लिखा -1, फिर माइनस, और क्या करना है? फर्स्ट को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो 2 into, आई होप आई एम क्लियर। अब इजी है, 1 और इधर मैं लिखा 2 और इधर हो जाएगा 2 -2 और इधर आएगा -1 -4, ठीक है? तो फाइनली आंसर में क्या आएगा? चेंज 1 2 0 और -1। ठीक है? कुछ टेक्स्ट बुक्स में ये नोटेशन देते हैं और सीधा ये आंसर लिख देते हैं। ठीक, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन और मैं सारे स्टेप्स लिख रहा हूं। कुछ लोग बोले कंफ्यूजिंग, ऐसा नहीं। अब इस पे फोकस करो, नोटेशन देखो और ये सीधा आंसर आप करेक्ट कर सकते हो। ये स्टेप क्या करना है? R2 becomes R2 minus 2R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1 into 2, so 2 minus 2, ठीक है? फिर -1 लिखा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 तो -1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, -1 सीधा आंसर 1 2 0 -1। ठीक है? इजी, ओके। अब ये पहली बार कर रहे हैं, थोड़ा और लिखेगा, अभी और एग्जांपल्स करूंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? ये तो मैंने 2 क्रॉस 2 किया, अब एक बड़ा सा करते हैं 3 क्रॉस 3 और अभी ऐसे कॉलम वाइज में आपको और एक एग्जांपल दूंगा तो क्लियर आ जाएगा ना? पहली बार में तो नहीं हो जाएगा ना? ओके, लेट मैं थर्ड एग्जांपल दे रहा हूं। let a is equal to 1 2 1 2 2 4 और है -1 ओके। अब इस पे मैं अप्लाई कर रहा हूं और फिर कोई बोलेगा अरे सर इसमें 2 रो हैं तो चेंज करना पड़ेगा, 3 रो वाले कुछ कर देते हैं। एग्जांपल लिख देता हूं।
2 3 कुछ हो जाओ लोग बोलेंगे सर 2 ही हुए ये 3 हुए हैं डी का ऑफ 3 हो गया ठीक है। इसका मतलब देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ अप्लाइंग रोटेशन लिखता हूँ R1 R3 वाला लिखता हूँ R3 becomes R3 plus 4 R2 applying on A we get ओके इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर ध्यान से देखो तो इसका मतलब क्या है? देखो R3 becomes K R2 उसका मतलब क्या? कौन सा रो यूज हो रहा है मल्टीप्लिकेशन पूरे नोटेशन में कौन सा रो नहीं है? फर्स्ट रो नहीं है तो फर्स्ट रो में कोई चीज नहीं है पहली चीज। और क्या चाहिए? R3 becomes R3 plus 4 R2 सिंपल। उसका मतलब क्या है? सेकेंड रो के एलिमेंट्स को 4 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड करना है। मतलब R2 is used for multiplication और चेंज किसको दिखेगा? थर्ड में। So that is this means multiply R2 elements of R2 is लिखना R2 by 4 and add into R3 corresponding elements of R1 ऐसा कुछ नहीं लिख रहा हूं डायरेक्टली लिख रहा हूं ठीक है ना समझ गया। तो देखो क्या होगा कौन से रो में चेंज नहीं आएगा? फर्स्ट रो तो नोटेशन में ही नहीं तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं 1 2 -1। अब कौन सा रो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज हो रहा है? सेकंड रो इज बीइंग यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन R2 तो सेकंड रो में भी कोई चेंज नहीं 2 4 1 समझ गए। अब क्या करना है? सेकंड रो के मेंबर्स को 4 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड करना है। इसलिए क्या लिखो 1 प्लस 2 into 4 या 4 into फिर 2 प्लस 4 into 4 और सॉरी 2 प्लस 4 into 4 और यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस 4 into ओपन क्लियर। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं क्योंकि फर्स्ट रो है ही नहीं नोटेशन में इसलिए 1 2 -1 लिख दिया। सेकंड रो इज मल्टीप्लाइड बाय 4 तो सेकंड रो इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन तो उसमें कोई चेंज नहीं 2 4 1 किस में चेंज आएगा? थर्ड रो में। इसलिए थर्ड रो क्या करेंगे? थर्ड रो के से क्या चेंज आएगा? सेकंड रो के मेंबर्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है और थर्ड में ऐड करना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करें। सो 1 प्लस 4 into 2 लिखा तो यहाँ पे क्या लिखा 2 प्लस 4 into 4 और 3 प्लस 4 into 1 ठीक है ना। ये अवॉइड कर सकते हो तो ये लिख लेगा 1 फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं 1 2 -1 सेकंड रो इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन 2 4 1 और 4 से मल्टीप्लाई करना है और इधर ऐड करना है तो मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस 4 2 * 8 फिर 2 प्लस 4 4 * 16 और 3 प्लस 4 1 * 4 ये लिख दिया मैंने। ये अगर ये अवॉइड कर सकते हैं और ये भी अगर डायरेक्टली बुक में क्या लिखेंगे? फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं 1 2 -1 सेकंड रो इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन 2 4 1 और इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इधर ऐड करना है तो 4 2 * 8 1 + 8 9 2 प्लस 4 4 + 16 2 + 16 18 और 3 4 1 * 4 3 + 4 7 तो ये आ गया। डायरेक्ट यहां से सीधा लिखेंगे ये दो स्टेप्स लिखेंगे ठीक है समझ में आ गया क्लियर। इसी में चेंज करते हैं ऐसा होगा और एक अगर आपको चाहिए तो इसी में चेंज कर देते हैं ज्यादा बहुत होगा हमारे अप्लाई R1 becomes R1 minus R2 थोड़ा चेंज करता हूं ऑन A B के ओके। अब थोड़ी बुद्धि लगा R1 माइनस ओके R1 प्लस R2 कर देता हूं R1 प्लस R2 इसका मतलब क्या? R1 प्लस R2 बट देखो R1 प्लस R2 प्लस R2 का मतलब क्या है? R2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और किसमें ऐड कर देना है और वो किसमें ऐड कर देना है वो ऐड कर देना है R1 में। दिस मींस दैट इज इसका मतलब क्या? दिस मींस R1 becomes R1 plus R2 का मतलब क्या? This means multiply R2 by 1 and add to R1 that is
दिस मीन्स add R2 to R1 सिंपल। तो देखो क्या क्या चेंज मिलेगा, R1 में चेंज मिलेगा, R1 becomes R1 plus R2, R1 becomes R1 plus R2, मतलब थर्ड रो तो है ही नहीं, थर्ड रो नोटेशन में है ही नहीं, तो उसका मतलब थर्ड रो इज नॉट यूज्ड, तो थर्ड रो में कोई चेंज नहीं, तो थर्ड रो क्या है 1 2 3 1 2 3, थर्ड रो में कोई चेंज नहीं, ठीक है। अब इस नोटेशन देखिए R1 becomes R1 plus R2, R2 is used for multiplication, इसका मतलब क्या है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके उधर ऐड करना है, मतलब क्या है, सेकंड रो इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो 2 4 1 उसमें कोई चेंज नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके इधर ऐड करना है, इसका मतलब क्या है 1 प्लस 2 1 जा 2, इधर क्या है 2 प्लस, ओके मैं क्या करता हूं, ओके थोड़ा बड़ा समझ लेता हूं, थर्ड रो इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो थर्ड रो में कोई चेंज नहीं, 1 2 3, सॉरी थर्ड रो इज नॉट इन द नोटेशन, तो थर्ड रो में कोई चेंज नहीं, तो थर्ड रो 1 2 3, सेकंड रो इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं, 2 4 1, और नोटेशन क्या है R1 plus R2, इसका मतलब R2 ऐड करना है R1 में, सिंपल है, तो उसका मतलब R2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो R2 के एलिमेंट्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 1 प्लस 1 into 2, फिर 2 प्लस 1 into 4, फिर माइनस 1 प्लस 1 into 1, ठीक है। उसका मतलब क्या, थर्ड रो में कोई चेंज नहीं, 1 2 3 नोटेशन में है ही, फिर सेकेंड रो इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो सेकेंड रो में भी कोई चेंज नहीं, 2 4 1 ऐसे लिखे। अब क्या करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके इधर ऐड करना है, तो क्या है 1 प्लस 2 2 प्लस 4 और माइनस 1 प्लस 1, तो फाइनली आंसर क्या है, जरा सोचो, सीधा इसका मतलब क्या था, R1 प्लस R2 का मतलब क्या है, सेकंड रो फर्स्ट रो में ऐड कर देना है, सेकंड रो फर्स्ट रो में ऐड कर देना है, समझ लो, सेकंड रो फर्स्ट रो में ऐड करना है, सेकंड रो फर्स्ट रो में ऐड करना है, मतलब क्या, सीधे सेकंड रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो में ऐड कर दो, 1 प्लस 2, ओके, सेकंड रो में कोई चेंज नहीं, क्योंकि इट इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, 1 2 3 नोटेशन नहीं है, अब सीधा ऐड कर देना है, तो क्या करोगे 1 प्लस 2 3 2 प्लस 4 6 माइनस 1 प्लस 1 0, ये आ गया है, आप समझे, इजी, पक्का, टफ नहीं। अब कॉलम वाइज आते हैं, ये मैंने कर लिए एग्जांपल्स रो वाइज, ठीक है। अब थोड़ा कॉलम वाइज आते हैं, तो कॉलम वाइज भी 2 3 ऐसे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ लेट अस डू few 6 notation, 6 operations. Column wise, elementary. Ci becomes Ci plus K Cj. K cannot be 0. Preferably not equal to 0. And I cannot be 0. इसका मतलब क्या है? अब आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे लिखेंगे। इसका मतलब क्या कि jth कॉलम के एलिमेंट्स को कैसे मल्टीप्लाई करने का और ऐड करने का ith कॉलम में मैं अपने वर्ड में लिख रहा हूं। दिस मींस मल्टीप्लाई ऑल एलिमेंट्स ऑफ jth कॉलम, multiply all elements of jth column मतलब Cj by K जो नॉन जीरो नंबर है, and add it to corresponding elements of ith row, ith elements of ith column मतलब Ci। इस बार मैंने अपने वर्ड्स में लिखा है, ओके। मैं वो बुक में से या वो रेफरेंस बुक में से मैं नहीं लिख रहा हूं, सिंपल, क्योंकि ri becomes ri plus k ri आपको समझ में आ गया है तो डेफिनेटली इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये इजी हो जाएगा।
ठीक है, इसका मतलब क्या, jth कॉलम के एलिमेंट्स को, jth कॉलम के एलिमेंट्स को, सपोज jth कॉलम है और ये ith कॉलम है, तो jth कॉलम के एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई करके ith कॉलम में ऐड करने का। आई होप क्लियर। तो चेंज किस में दिखेगा, चेंज दिखेगा ith कॉलम में। कौन सा कॉलम इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, cj। चेंज किस में दिखेगा, ci में। और कौन सा कॉलम इज यूज्ड फॉर एडिशन बोल सकते हैं या मल्टीप्लिकेशन, jth कॉलम। कौन सा कॉलम यूज हो रहा है, jth कॉलम। इसमें चेंज आएगा ith कॉलम, समझ गए। ठीक है, इसका एग्जांपल देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। लेट a is equal to, let a is equal to, let a equal to, suppose like 1 2 3 4, ठीक है। फिर अब मैं लिख रहा हूं अप्लाई, C2 becomes C2 plus 2C1 on A we get। इसका मतलब क्या, इसका मतलब C2 becomes C2 plus 2C1। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कौन सा कॉलम यूज हो रहा है मल्टीप्लिकेशन के लिए, कौन सा कॉलम यूज हो रहा है, C1। चेंज किस में दिखेगा, C2 में। तो C1 में कोई चेंज नहीं, चेंज किस में दिखेगा, C2 में। दिस मींस मल्टीप्लाई, मैंने लिख रहा हूं एलिमेंट्स ऑफ C1, मल्टीप्लाई C1 by 2 and add it to C2। इसका मतलब क्या है, दिस मींस मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट ऑफ C1 by 2 and add it to the corresponding elements of C2। तो चेंज इसमें दिखेगा, C2 में, C2 में। C1 इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो C1 में कोई चेंज नहीं, तो 1 3 ही रहेगा। अब क्या करना है, C2 becomes C2 plus 2C1, मतलब फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड करना है। तो क्या करना है, 2 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 into 4 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 into, तो ये क्या हो जाएगा 1 3, 2 प्लस 2 1 जा 2 और 4 प्लस 2 3 जा 6, ठीक है। तो घूम फिर के ये क्या हो जाएगा, मतलब ये अगर अवॉइड करना है तो भी चलेगा, ये स्टेप अवॉइड कर सकते हो कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इधर ऐड करना है, 2 प्लस 2 1 जा 2, तो 2 प्लस 2, 4 प्लस 2 3 जा 6, इसलिए लिखा और डायरेक्टली करना है तो कितना है 1 3। ये नोटेशन अगर मैं करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इधर ऐड करना है, तो 2 प्लस 1 2 जा 2, तो 2 प्लस 2 4 आएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 3 2 जा 6, 4 प्लस 6 10 आएगा। ये था नोटेशन था, इज इट नॉट टफ, ओके। किसी को एग्जांपल नहीं रखते, अब थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं, मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा। 1 2 1 2 माइनस 1 1 2, थोड़ा चेंज करते हैं 1 2, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। मतलब जो चीज हमने रो वाइज की वही चीज हमने कॉलम वाइज करना। तो आपने देखा मैंने रो वाइज में आई थिंक 2 क्रॉस 2 और 2 मेरे ख्याल से 3 क्रॉस 3 ऐसे आई थिंक 4 एग्जांपल दिए थे। तो अगर वहां से समझ में आ गया होगा तो कॉलम वाइज अंडरस्टूड एंड इजी हो जाएगा। बट डोंट थिंक आई विल नॉट गिव एग्जांपल्स, आई विल गिव एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स एक तो दिया है, ओके। लेट a इज इक्वल टू, सेकंड एग्जांपल, लेट a इज इक्वल टू, let a is equal to 1 2, कॉलम वाइज लिखा 1 2 2 4 minus 1 1, ओके। 1 2 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स। अब उसमें मैं नोटेशन देता हूं, apply C2 becomes C2 plus 3C1,
on A we get. Okay, C2 becomes 3C3 कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? 3C1 रखते हैं. See, doesn't make sense. ज़्यादा उसमें टेंशन नहीं लेने का कि C1 का यूज कर रहे हैं या C2 का यूज कर रहे हैं. जैसे प्लानिंग के साथ पाएंगे. C2 becomes C2 plus 3C1 या फिर ऐसा करते हैं C3 becomes कर देते हैं. Okay, ऐसे नोटेशन अप्लाई. C3 becomes C3 plus 3C on A we get. This means, इसका मतलब है, this means multiply all elements of C1 by 3. Multiply all elements of column 1 by 3. मतलब multiply C1 by 3. और कहाँ पे ऐड करना है? C3. And add it to corresponding elements of C1. मतलब add it to C1. corresponding elements of C1 मतलब add it to C1. अब मैं थोड़ा चेंज बताता हूँ. इस पूरे नोटेशन में कौन सा कॉलम यूज नहीं हो रहा है? सेकंड नोटेशन में है, सेकंड कॉलम वैसा ही रहेगा. इस सेकंड कॉलम में कोई चेंज नहीं दिखेगा. और कौन से कॉलम को हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 से. C1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो C1 का यूज हो रहा है, तो C1 में भी चेंज नहीं आएगा. मतलब सेकंड कॉलम में चेंज नहीं आएगा और फर्स्ट कॉलम में चेंज नहीं आएगा. पूरे नोटेशन में सेकंड कॉलम है ही नहीं, ये सेकंड कॉलम मैंने ऐसे लिख दिया 2 और 4 लिख दिया. फिर फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब कौन सा कॉलम यूज हो रहा है? C1. तो C1 में कोई चेंज नहीं, फर्स्ट कॉलम में वैसे रहेगा 1 2. चेंज किसमें दिखेगा? C3 में. और वो चेंज कैसा आएगा? C3 becomes C3 plus 3C1. मतलब फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है और थर्ड कॉलम में ऐड करना है. मतलब क्या है? -1 प्लस फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 into 1. और यहाँ पे क्या है? 1 प्लस इसको 2 से 2 into 3 into क्या किया मैंने? थर्ड कॉलम -1 और 1 में क्या ऐड किया? फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया. 3 into 1 3 into. ठीक है, ये स्टेप अवॉइड करना ही है लिखना. पूरे नोटेशन में सेकंड कॉलम आता ही नहीं है, इसलिए से लिख दो 2 4. कौन से कॉलम के एलिमेंट्स का हम यूज कर रहे हैं? फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट कॉलम इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो फर्स्ट कॉलम में भी चेंज है 1 2. ओके, और अब चेंज क्या है? C3 में दिखेगा, और C3 में चेंज क्या है? -1 प्लस फर्स्ट कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करना है. 3 1 3 -1 प्लस 3 और इसको 1 प्लस 3 into 2 6. ओके, ये हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा. आई एम ट्राइंग टू डू डायरेक्टली फ्रॉम हियर, और अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ. ये मैट्रिक्स है और ये नोटेशन. C3 becomes C3 plus 3C1. सेकंड कॉलम में कोई चेंज नहीं. 2 4 है ही नहीं, क्योंकि सेकंड कॉलम उसमें C1 इज यूज्ड, तो उसका मतलब फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं. 1 2. और अब चेंज मिलेगा मुझे थर्ड कॉलम में, और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करके इधर ऐड करूंगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. -1 प्लस 3 बचा 3 -1 प्लस 3 2 और 1 प्लस 3 2 6 1 प्लस 6 7. ये आ गया. देखो इजी, ठीक है ना? ये आ गया मेरा कॉलम वाइज बराबर. अब इसी को मैं रखता हूं, और कुछ चेंज करते हैं. C2 becomes C2. याद है कि उसमें मैंने वो माइनस दिया था, तो इसमें C2 minus C1 करना. C2 becomes C2 minus C1 on A we get. इसका मतलब क्या है? C2 minus C1 का मतलब है, C2 minus C1 का सिंपल मतलब क्या है? C2 minus C1 का मतलब क्या है? कॉलम 2 में से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर देने का. C2 becomes C2 minus C1. उसका मतलब क्या? कॉलम 2 चेंज दिखेगा कॉलम 2 में, पर वो कैसे मिलेगा? कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट करने का C2 में से, C2 में से C1 को सब्ट्रैक्ट कर देने का है. इसका मतलब ये है C2 becomes C2 minus C1. उसमें मैंने प्लस का एग्जांपल दिया, मतलब ऐड हो जाएगा, और माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो C2 becomes C2 minus C1. इसका मतलब क्या? कि दिस मींस सब्ट्रैक्ट C1 from C2, सब्ट्रैक्ट C1 from C2. ठीक है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट C1 from C2. तो देखो, this means
कुछ बोलेंगे सर इसमें a क्या है, दिस मींस मल्टीप्लाई C1 by 1 and subtract it from C2, that is क्या, that is सिंपल है इसका मतलब subtract C1 from C2, इसका मतलब ये सिंपल, ओके, ये इसका सिंपल मतलब है subtract C1 from C2। पर कुछ बोलेंगे सर इसमें क्या है और ये माइनस कहां से आएगा, इसलिए मैं उसका मतलब ये लिखा, ओके। तो दैट इज क्या बनेगा जरा ध्यान से, इसमें कौन सा पूरे नोटेशन में कौन सा कॉलम नहीं है, थर्ड कॉलम है ही नहीं, तो थर्ड कॉलम वही रहेगा -1 1। फर्स्ट कॉलम का यूज हो रहा है तो फर्स्ट कॉलम में भी चेंज नहीं दिखेगा 1 और 2, चेंज किसमें दिखेगा, सेकंड कॉलम में। तो देखो सबसे पहले पूरे नोटेशन में थर्ड कॉलम है ही नहीं, इसलिए थर्ड कॉलम मैंने वैसे लिख दिया -1 1। कौन से कॉलम का यूज हो रहा है, फर्स्ट कॉलम का, तो फर्स्ट कॉलम में भी वैसे लिखूंगा 1 और 2। और अब चेंज क्या है, C2 C1, मतलब क्या करने का है, सबट्रैक्ट C1 फ्रॉम C2, मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें सबट्रैक्ट करना है। तो क्या चेंज आएगा, 2 माइनस इसको 1 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस 1 into 1, और इधर क्या आएगा 4 माइनस इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है 1 into 2। ओके, अभी डायरेक्टली अगर करना है ऑब्वियसली C2 C1 ही करना है। तो देखो इस पूरे नोटेशन में क्या नहीं है, थर्ड कॉलम नहीं है, तो वो रहेगा -1 और 1। ओके, कौन से कॉलम का यूज हो रहा है, फर्स्ट कॉलम का यूज हो रहा है, तो मैं लिख देता हूं 1 और 2। उसका मतलब अब क्या करना है, C2 C1, मतलब सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम सबट्रैक्ट कर देना है, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में सबट्रैक्ट कर देना है। राम किल्ड रावण, रावण वाज किल्ड बाय राम, सेम चीज। तो मतलब 2 1 और इधर आएगा 2 1 और 4 2। और फाइनली इस चीज को मैं डायरेक्ट कैसे करूंगा, मैं देखूंगा C2 becomes C2 C1, उसका मतलब क्या, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को सबट्रैक्ट करना है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं, तो फर्स्ट कॉलम ऐसे रहेगा 1 2, सॉरी मैं कैसे करूंगा, थर्ड कॉलम दिख ही नहीं रहा है नोटेशन में, थर्ड कॉलम नहीं दिख रहा है, इसलिए थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं, -1 1। कौन सा कॉलम यूज हो रहा है, C1, तो उसमें कोई चेंज नहीं, 1 2। और क्या मतलब है, C2 becomes C2 C1, मतलब C2 C1 मतलब सबट्रैक्ट करना है, हां, तो 2 1 मतलब 1 और 4 2, ये आ गया, तो हो गया इजी। ठीक है, ये हो गए हमारे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। सी, ये आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम कौन से कॉलम का यूज हो रहा है, कौन से कॉलम में चेंज आ रहा है, कौन सा रो यूज हो रहा है और कौन से रो में चेंज आएगा। तो वो इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वो समझ लिया तो ये बहुत इजी है, क्योंकि इसी का यूज करके मुझे इनवर्स रो मैट्रिक्स सिखाना है। ठीक है, तो अब what I will do is that डायरेक्ट कुछ एक दो करने हैं एग्जांपल्स या ओके, नो, what I will do is that I will just brief you in the next 3 to 5 minutes regarding inverse of a matrix. 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 आप क्या करना, ये पूरा वीडियो शांति से देखना, you refer the textbook also, तो टेक्स्ट बुक में भी हर एक का एक एग्जांपल है, आपको थोड़े ज्यादा मिल जाएंगे, तो ऑन एन एवरेज आपको हर एक नोटेशन के 3 to 5 एग्जांपल्स मिल जाएंगे। देखो 2 एग्जांपल इनफ होते हैं समझने के लिए, पहले में आपको थोड़ा आइडिया है ना और दूसरे में, पर दैट्स व्हाई आई प्रेफर टू गिव 3 to 4, तो मैं हर एक में मिनिमम 4 दूंगा। तो अगर आप ये वीडियो भी देख लोगे तो आई थिंक मोर देन इनफ है और कवर अप हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, उसका डेफिनेशन लिख रहा हूं। लेट A be a square matrix, let A be a square matrix of order n, that is A is n cross n matrix. If B is another matrix, if there exists
another square matrix B, if there exists another matrix square matrix B of order n, that is B is n cross n, such that AB is equal to BA is equal to IN मतलब identity matrix, then B is equal to inverse of A. B is equal to inverse of A. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. AB is equal to BA is equal to IN. अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n और एक दूसरा मैट्रिक्स B n क्रॉस n है, मैंने क्या बोला? A is n cross n और दूसरा B is n cross n. A is n cross n matrix, B is n cross n matrix, such that AB is equal to BA is equal to IN. अगर AB is equal to BA is equal to IN is identity matrix, then B is called inverse of A. ये definition है, simple. Here inverse of A दिखाने के लिए inverse of A का सिंबल है A inverse. So therefore B क्या हो जाएगा? B क्या हो जाएगा? A inverse. I hope I'm clear. I hope I am clear. ठीक है? ज़्यादा टफ नहीं है. वापस लिख देते हैं एक बार. तो क्या अगर मैं वही चीज बोलूंगा तो क्या होगा? कोई ध्यान नहीं देगा. ओके, तो इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A. ठीक है, अब देखो इसको बहुत शॉर्ट में लिखते हैं. कैसे याद रखें? लेट A, B2 matrices of order n cross n. ओके, मतलब दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और दोनों का ऑर्डर क्या है? n cross n या n. इफ सिंपल मैं लिख रहा हूं AB is equal to BA is equal to IN. If AB is equal to BA is equal to IN, then B को क्या बोलेंगे? B is inverse of A. B is inverse of A. If AB is equal to BA, if AB is equal to BA is equal to IN, if AB is equal to BA is equal to IN, then B is inverse of A. Inverse of A डिनोट करने के लिए इनवर्स ऑफ A का सिंबल है इनवर्स ऑफ X डिनोट करते हैं. तो देयरफॉर B हो जाएगा A इनवर्स. ठीक है, और लास्ट में हमने यहां पे क्या लिखा था? AB into BA क्या होता है? हियर AB is equal to BA is equal to I है, तो I नहीं लिख रहा हूं. Therefore as and B is A inverse, therefore क्या हो जाएगा? Therefore ये क्या है? A into A inverse is equal to A inverse into A is I. AB is equal to BA is equal to I है. B क्या है? A inverse. तो B की जगह पे मैंने A inverse सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो फाइनली ये आंसर आया. क्या है? A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to I. इतना टफ नहीं है. ये चीज वापस लिखी तो आपको फायदा रहेगा. A and B B2 matrices of square matrices of order n cross n. If AB is equal to BA is equal to IN, then B is inverse of A. Inverse of A डिनोट करने का एक मेथड है B is A inverse. AB is equal to BA is equal to I. B is A inverse. B की जगह पे A inverse लिख दिया. So A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to I. ठीक है, ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ इनवर्स. और अब खाली दो थ्योरम है, उसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कंफ्यूजन हो और फिर आप जितना याद रखना है वो नहीं रखोगे. लास्ट टॉपिक सिंपल है, वो है थ्योरम 3. थ्योरम 3 क्या कहता है? इफ इनवर्स of a square matrix exists, if inverse of a square matrix exists, then it is unique. मतलब
किसी भी मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, किसी भी मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, किसी भी मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। किसी भी मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स if it exists is unique, सिंपल। मतलब किसी भी एक मैट्रिक्स से कोई भी मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स पॉसिबल होगा, एक से ज्यादा इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। सिंपल वे में लिखें if B and C are inverse of A, हाँ तो इनवर्स क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। इनवर्स क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। कि B and C are inverse of A, मैट्रिक्स A, तो उसका मतलब B क्या है, A इनवर्स, let B, C B inverse of A, inverse of A। अब आपको पता है कि उसका मतलब B क्या है, inverse of A, मतलब B क्या होगा, A inverse, और CB क्या है, इनवर्स ऑफ ए, मतलब CB क्या है, A इनवर्स। और थ्योरम क्या कहता है, इनवर्स यूनिक होता है, उसका मतलब देयरफॉर B is equal to C। सिंपल, if B let B and C be inverse of मैट्रिक्स है तो B is equal to C होगा। क्यों, क्योंकि B is equal to इनवर्स, C is equal to इनवर्स, B is equal to C। थ्योरम सीधा याद रखना है, उसमें क्या लाइफ है, कुछ नहीं, ठीक है। मतलब किसी भी हर एक मैट्रिक्स का, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो कंडीशन नेक्स्ट चैप्टर में आएगी या आगे समझो, मतलब जब हम इनवर्स निकालेंगे तब कल या परसों में आपको बता दूंगा, ठीक है। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा। सिंपल, दैट इज थ्योरम नंबर 3। और लास्ट ये याद रखने का, ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरम 4, if A and B are invertible matrices of same order, if A and B are invertible matrices, if A and B are invertible matrices, if A and B are invertible matrices of same order, then इनवर्स ऑफ AB is B inverse into A inverse। सिंपल याद रखना है, इनवर्स ऑफ AB is B inverse into A inverse। ऐसा काम में किया था, ट्रांसपोज में किया था, ट्रांसपोज ऑफ AB क्या था, B ट्रांसपोज into A ट्रांसपोज, ऐसा। तो वो वाली इतना याद रखना है कि A और B का इनवर्स मिल सकता है, ओके। सो इसका मतलब है थ्योरम क्या कहता है, A और B का इनवर्स पॉसिबल है, A और B का इनवर्स पॉसिबल है, सो इनवर्स ऑफ AB आएगा B इनवर्स into A इनवर्स, ज्यादा कुछ नहीं। इनवर्स ऑफ AB will be B इनवर्स into A इनवर्स, इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं। दैट इज इनवर्स ऑफ A and B have same order, square matrices, okay। A and B have same order, suppose and also A inverse B inverse exist। तो ये थ्योरम क्या कहता है, AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इनटू A। बस इतना याद रखना है, A और B इनवर्स ऑफ AB, इनवर्स ऑफ AB इज इक्वल टू B इनवर्स, इनवर्स ऑफ AB इज इक्वल टू B इनवर्स इनटू A इनवर्स, ठीक है। इनवर्स ऑफ AB इज इक्वल टू B इनवर्स इनटू A इनवर्स, बस ये याद रखना है आपको। ये दो पॉइंट्स थे और फिर सीधा एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना। तो थोड़ा अभी नहीं करेंगे, my suggestion will be that you must go through this video एकदम शांति से, सारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस एक बार देख लेना और अच्छे तरीके से वो कर देना, तो क्या है वो सीधा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। जहां तक मुझे याद है मैंने हर एक में मिनिमम 3 और 4 मतलब
मतलब 3-3 एग्जांपल्स दिए, हर एक नोटेशन के 3-3 और 4 एग्जांपल, 3 to 4 दिए, इनफ है। 2 आर इनफ। बुक में एक ही दिया है, ज्यादा समझने के लिए 2 इनफ है, 2 रो के 2 कॉलम के, या 1 रो का दे दो 1 कॉलम का दे दो, इनफ है। मैंने दोनों के 2 रो के 2 कॉलम के दिए, क्या वो लास्ट जो था उसमें मैंने 3-3 4-4 एग्जांपल। तो क्या अगर आप कर लोगे क्लब इट, आपको हर एक नोटेशन वो एक्चुअली रो वाइज और कॉलम वाइज आपको हर एक के 4 एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो 4 आप प्रैक्टिस कर लोगे, मोर देन इनफ है। टेक्स्ट बुक रेफर कर लेना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या था कि इफ A is a square matrix, A and B are two square matrices of order n cross n, if AB is equal to BA is equal to I, then B is called inverse of A, और B is A inverse, ठीक है। और हमने फिर क्या लिखा था, AB is equal to BA is equal to I, so A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to I। फिर inverse यूनिक होता है, theorem 3 वो क्या था कि if inverse of a square matrix exists then it is unique। तो मैंने खाली ऐसे लिखा कि let B and C be inverse of A, तो उसका मतलब B is A inverse, C is A inverse, तो B is equal to C हो जाएगा। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक ही होना चाहिए। और लास्ट ये थ्योरम था कि if A and B are invertible matrices of same order then inverse of AB is B inverse into A inverse, so A and B have suppose same order n cross n, also inverse B inverse exists, so inverse of AB is equal to B inverse into A inverse। I think that's it for today, enough। आगे कोई ऐसा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। Go through this video, refer it, and definitely I will get in touch with you after within 1 or 2 days because I was busy with the hospital stuff. Sorry for the inconvenience, पर मोस्टली अभी एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाएगी 3-4 दिन के अंदर, शांति से करना है तो वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अभी भी टाइम है यहाँ पे 3 या 4 दिन, मैं बोलूंगा आज का दिन खत्म हो चुका है। सैटरडे संडे बैठ के पूरा मैट्रिक्स का डालो, फिजिक्स और केमिस्ट्री साइड में रखना प्लीज। अगर किसी ने लास्ट के 4 या 5 वीडियोस नहीं देखे हैं क्योंकि वही मेन है, अगर आप वो रेफर नहीं करोगे तो पाइल अप हो जाएगा, तो प्रॉब्लम होगा। तो 2 दिन बैठ के मैथ्स खत्म कर दो तो मैट्रिक्स तुम्हारा खत्म हो जाएगा। फिर डिटरमिनेंट्स के साथ रोज का रोज ऐसे करके कवर अप कर दो, ठीक है। 1-2 दिन केमिस्ट्री उन लोगों ने मेरे से थोड़ा पहले स्टार्ट किया था, तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, बेटर है आप मैथ्स अगर आपका लैगिंग है तो पहले मैथ्स करें, ठीक है। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री आप कवर अप करो, या तो मैं बोलूंगा मैथ्स को ज्यादा टाइम जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो वो टाइम वेस्ट मत करो, और फट 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 करके ये जो भी पेंडिंग वर्क है वो खत्म करो और नोट्स बना दो। तो क्या मेरे साथ में आ जाओ, ये एक्सरसाइज मैं जब तक खत्म करूं तब तक आपका हो जाना चाहिए। एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 और एक्सरसाइज 10, और ये बहुत इजी है, ये मेरे साथ में हो सकता है। ये एक्सरसाइज खत्म करने में जो ये 3-4 लेक्चर होंगे, इसके बाद और 2-3 लेक्चर, उसके दौरान आपको पिछले का पेंडिंग वर्क खत्म कर सकते हो। थोड़ा ज्यादा घर पे टाइम देना पड़ेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री को छोड़ना नहीं पड़ेगा। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे एंड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।